हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल उन सारे स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच जिन्होंने प्रीवियस वीडियो को इतना अप्रिशिएट किया। आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे इस 1000 एमसीक्यू की सीरीज में, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? ठीक है, वैसे फेरेडे वगैरह से ये शुरुआत है हमारी, है ना, कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वहाँ पे ऑब्जर्व किए गए थे, है ना, ऐसा हम मानते हैं। बट फाइनली डिस्कवरी जो है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की, वो किसकी मानी जाती है? जे जे थॉमसन आ जाता है 1897 में। जब ये अपना कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस टाइम पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात करें तो इसे एन से डिनोट किया जाता है, फिर एजीमुथल आ जाता है, मैग्नेटिक है और स्पिन है। इन चारों के बारे में हम याद रखेंगे। अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब एन के बारे में बात करें तो ये एनर्जी एंड साइज ऑफ द ऑर्बिट को डिस्क्राइब करेगा, है ना, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा ए हो जाएगा। इसके अलावा अगर एल के बारे में बात करें, एल के बारे में आप याद रखोगे ये क्या डिस्क्राइब करता है? एल डिस्क्राइब करता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल। और एम मैग्नेटिक नंबर क्या डिस्क्राइब करता है? स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। एंड स्पिन की बात करें तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये डिस्क्राइब करेगा। इन सब के बारे में भी आप लोग ये सारी चीज़ें याद रखोगे। नेक्स्ट है व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का ये जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इसमें सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या था? 9th क्लास में हमने ये चीज़ पढ़ी होती है। हीलियम न्यूक्लियस वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन हिज एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंस इट्स केमिकल बिहेवियर। चार जो ऑप्शंस दे रखी हैं उनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी एलिमेंट के केमिकल बिहेवियर को डिटरमाइन करती है? एंड राइट आंसर विल बी वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट है आज की क्लास में एटम एंड बेसिक्स दोनों से ही कुछ कुछ मिक्स क्वेश्चंस रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइसोटोप। आइसोटोप के बारे में बात करें, आइसोटोप्स के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? नॉट का जरूर ध्यान रखिए, है ना, कई बार चीजें सिंपल होती हैं बट नॉट पूछा है, नेगेटिव वाला इनकरेक्ट आंसर हमें देना होता है, ये कई बार हम देखते नहीं है और कुछ और आंसर कर देते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखते हुए चले। और इसके अलावा इसका जो पीडीएफ है विद आंसर्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया, उस पर एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट इसमें ऑप्शंस हैं आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, ये बात सही है। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। क्या आइसोटोप्स जो हैं ऐसे एटम्स हैं जो क्या होंगे? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे या सेम एलिमेंट होंगे, है ना? ये बात तो हमें क्या लग रही है, तो गलत है इसके बारे में। ये तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट नहीं होंगे, मतलब इनकरेक्ट है, तो यही हमारा राइट आंसर है। इसके अलावा बाकी सारी बातें सही हैं। आइसोटोप्स डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब इनका डिफरेंट मास नंबर होता है। एंड आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनकी सेम सिमिलर क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पे बाकी सारी बातें सही है, सिर्फ बी गलत है। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं ये ऑफ सेम एलिमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट एग्जिबिट इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी जो नहीं एग्जिबिट करता है इन चारों में से, सोडियम, कैल्शियम, कार्बन एंड क्लोरीन में से, वो हमें बताना है। इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में अगर बात करें, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? किसी भी कोई भी एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी या कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करने से मतलब है सॉरी, कि या तो इधर जो भी हमारा एलिमेंट है वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर और गेन करेगा। ठीक है, या तो क्या करेगा? लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को एलिमेंट, या फिर गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को एलिमेंट। इसे हम किसका नाम दे देते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी का नाम दे सकते हैं। ये एक तरह से शेयरिंग नहीं करेगा या दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकता, दोनों में से एक करेगा। ऐसे ही एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे सामने जो ऑप्शन दे रखी हैं उसमें से कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? तो जैसे वेरियस शेल्स हैं, KLMN,
हमें देखना पड़ेगा इनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे अगर सोडियम के बारे में बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर आ जाता है 20, कार्बन का है 6 एंड क्लोरीन के बारे में बात करें तो 17। अब इसमें से देखेंगे कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या गेन करता है, वो तो इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करेंगे। बट जो शेयरिंग करेगा या कोवैलेंसी दिखाएगा, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं होगा। मतलब दोनों चीजें जो कर सकता है, उसका मन है तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है ना, ऐसा कुछ। तो सोडियम का है 11 एटॉमिक नंबर, इसको फिल करते हैं। के में आना चाहिए 2, एल में मैक्सिमम 8, उसके बाद एम में भी मैक्सिमम 8, और उसके अलावा बच के इसके बाद 8 8 10, अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, इसके सोडियम का है ना हमारा, सोडियम के तो 11 है, 10 ये हो गए एंड 1। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, इसको ज़्यादा इजी रहेगा कि ये लूज कर दे एक इलेक्ट्रॉन को, है ना, तो ये तो शो कर रहा है एक चीज। फिर कैल्शियम के बारे में बात करें, कैल्शियम का है 20, तो 2 8 10 हो गए, 8 इसमें 18 एंड उसके बाद आ गया 2। तो ये भी क्या करेगा, इसके लिए भी लूज करना ही, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 18 जाएंगे, तो ये भी लूज करेगा, मतलब ये भी इलेक्ट्रोवैलेंसी शो कर रहा है। कार्बन के बारे में बात करें, कार्बन का है 6, तो 2 इसमें आ गए, 4 इसमें आ गए। अब 8 बनाने के लिए ये क्या करेगा, अ, ये लूज गेन भी कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को, बट इसके पास दूसरा ऑप्शन भी है, ये क्या कर सकता है, लूज भी कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, 50-50 इसके पास चॉइस है। मतलब ये दोनों चीजें कर सकता है, गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है, मतलब एक तरह से शेयरिंग करता है, कोवेलेंसी शो करता है। तो हम बोल सकते हैं कार्बन डज नॉट एक्सिबिट इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंस के लिए आपको एक तो देखना है उसका एटॉमिक नंबर, उसके अकॉर्डिंग शेल्स में फिल कर लेंगे, है ना, और उससे ही हमें अपना आंसर पता चल जाएगा। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब है या तो लूज करे या फिर गेन करे, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। जैसे क्लोरीन के बारे में भी अगर बात करें, क्लोरीन का कितना आ जाता है 17, मतलब 2 इसमें आ गए हमारे, 8 इसमें आ गए, 10 हो गए, और उसके अलावा ये है 7, मतलब 1 को ये गेन करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज ये भी क्या करता है, यहाँ पे शो करता है, या तो लूज कर रहा है या गेन कर रहा है ना, ये गेन करेगा 1 को, तो ये भी इलेक्ट्रोवेलेंट ही हुआ हमारा। मतलब राइट आंसर इस सिनेरियो में हमारा आ जाता है कार्बन। नेक्स्ट, विच साइंटिस्ट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो है फिक्स एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये कॉन्सेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया था, नील बोहर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, नील बोहर। ठीक है, नेक्स्ट, विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कौन सा ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ नोड्स फॉर 3D ऑर्बिटल। टोटल नंबर ऑफ नोड्स मतलब एक तो आ जाएंगी हमारी रेडियल नोड्स, और दूसरी आ जाएंगी हमारी एंगुलर नोड्स। सिर्फ रेडियल या एंगुलर पूछा हो तो उसके अकॉर्डिंग भी आप ये आंसर याद रखोगे। रेडियल का फॉर्मूला n माइनस एल माइनस वन, एन या प्रिंसिपल, एल हमारा एजीमुथल आ गया, -1 कर देंगे, और एंगुलर सिर्फ एल के बराबर हो जाएगा, है ना, और दोनों को सम करने से टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकल जाएंगी फॉर 3D ऑर्बिटल। ठीक है, 3D ऑर्बिटल है, मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई हमारी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 आ गया। एल की वैल्यू कैसे होगी, एल की वैल्यू हमारे पास जैसे डी है, तो एस पी डी ऐसे सो ऑन, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2। डी है, मतलब यहाँ पे एल की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पे 3 माइनस 2 माइनस 1 अगर कर दें तो ये 0 हो जाएगा, और एल तो हमारे पास क्या है, एल तो सीधा सीधा हमारे पास 2 है ना। एंगुलर जो नोड्स हैं वो सीधी सीधी 2 आ जाएंगी, मतलब सम कर दें 0 + 2 2 ही होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर 2 आ जाएगा हमारा। ऐसे ही 3p 2p ऐसे कुछ भी दे सकता है वो, है ना, p दे देता तो p के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर कर देते, p के केस में l1 हो जाता, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकल आता। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। आपने वैसे तो थ्योरी पार्ट साथ में कॉन्सेप्ट करते रहना है, बट ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करो, इसलिए मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको करा रही हूँ एमसीक्यू, बीच में जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो साथ में होते चलेंगे हमारे, है ना।
नेक्स्ट है क्या बोला, नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे एक डिफरेंट एलिमेंट ही दे दिया हीलियम, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? तो इसके बारे में अगर हम बात करें, हाँ जी, हाई वोल्टेज की ज़रूरत तो पड़ती है इनके लिए, मैग्नेटिक फील्ड हो इलेक्ट्रिक फील्ड हो दोनों में डिफ्लेक्शन शो करती हैं ये रेज, ये भी बात सही है। प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज इन कैथोड रे था, फेरेडे एक्सपेरिमेंट में भी ये चीज़ कुछ नोटिस की गई थी, तो ये बात भी करेक्ट है। एक ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन कैथोड रेज, है ना, प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते कैथोड रेज में, इसकी जगह इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये हमने ये कैथोड रे वाले एक्सपेरिमेंट्स में ये चीज़ देखी है, तो इनकरेक्ट हमसे पूछा था, तो इनकरेक्ट हमारा डी आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमसन डिस्कवर्ड दैट एवरी सब्सटेंस इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ। उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने बोला कि सारे जितने भी सब्सटेंसेस इस यूनिवर्स में वो इलेक्ट्रॉन्स के बने हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वेवलेंथ फॉर द विजिबल रीजन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ये जो विजिबल रीजन है स्पेक्ट्रम का, इसकी वेवलेंथ कितनी होती है ना, हमारे लिए जो विजिबल है वो कितनी वेवलेंथ होगी, 400 से लेकर 750 नैनोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव हुज वेवलेंथ इज 10 नैनोमीटर। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन एक बार खुद भी करके देख लेनी है। ठीक है, 10⁻16 होगा यहाँ पे। तो देखो क्या दे रखा है हमारे पास, वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है, मतलब 10 नैनोमीटर। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी एफ निकालना है हमें। इन दोनों के बीच अगर रिलेशनशिप के बारे में बात करें, एफ इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी। ये इनके बीच में रिलेशनशिप है, सी की वैल्यू हमें पता ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो ये मीटर पर सेकेंड में है, यहाँ पे आंसर हर्ट्स में है। तो इस लेमडा का ये जो नैनोमीटर है, इसे भी हम मीटर में एक बार कन्वर्ट कर देते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 और 10 × 10⁻⁹ मीटर में ये कन्वर्ट हो गया। आप सीधा इसे 10⁻⁻8 मीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपली हमें पुट करनी है इन वैल्यूज को। ओके, और ये 3 × 10⁻16 हर्ट्ज हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमारे पास ऑप्शंस में दे रखा है। फिर भी एक बार कैलकुलेशन खुद से चेक कर लेना, रिलेशनशिप यही है, बाकी कुछ गड़बड़ हुई हो तो एक बार खुद से भी कैलकुलेट करके देख लो। ठीक है। नेक्स्ट, इफ एनर्जी इज इक्वल टू 4.5 किलो जूल, कैलकुलेट द वेवलेंथ। यहाँ पे भी हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बट इस बार एनर्जी हमारे पास दे रखी है, तो एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप है हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, वेयर सी हमें पता है, अगेन एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया, जिसकी वैल्यू भी हमें पता है क्योंकि कांस्टेंट है, 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ई हमारे पास दे रखा है, लैम्डा वेवलेंथ हमें निकालनी है, बट ई जो है वो किलो जूल में दे रखा है, और बाकी हमारा आंसर जो है वो मीटर में है, मतलब एक बार हमें इसे भी जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके कर लिया। ठीक है, अब वैल्यूज तो हमारे सामने ही है, जस्ट वैल्यूज को पुट कर देना है आपने, बाकी कैलकुलेशन तो आपकी है। आप एक बार खुद कैलकुलेट करके देखो कि राइट आंसर हमारा क्या आता है। ठीक है, तो कैलकुलेट करें अगर हम कुछ से, वैसे तो एक देखो यहाँ से भी आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे इस ये वैल्यू तो सेम ही है, जो भी है वो यहाँ पे ही होगा आपका चेंजेस, मतलब ये तो हमारा 4.42 ही आएगा, बट 10⁻29 आएगा या 10⁻39 आएगा, क्या आएगा, तो एक तरह से यहाँ से हम कैलकुलेट करके देखें इनको, तो ये बनना चाहिए हमारा ए ऑप्शन, 10⁻29। कैलकुलेट करके एक बार अच्छे से आराम से देख लो, वीडियो को पॉज करके आंसर आपका आ जाएगा। Next, dash frequency is the minimum frequency required to eject an electron when proton hit the मेटल सरफेस, ये एक तरह से डेफिनेशन ही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये चीज़ हम नोटिस करते हैं, और उसे हम किसका नाम दे देते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट,
बोर्ड्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी टू एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय, किसके द्वारा, जब वो केमिकल बॉन्ड से बना पाता है, इस चीज़ को हमारा ये बोर्ड्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। वैसे तो और काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाता है बोर्ड्स मॉडल, जैसे कि हमारा एंगुलर मोमेंटम हो गया, रेडियस हो गया, एनर्जी हो ऑफ ऑर्बिट हो गया, है ना, लाइन स्पेक्ट्रम हो गया, इनको एक्सप्लेन कर पाता है, बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा सी। नेक्स्ट है आई ओमेगा। आई इज इनर्शिया मोमेंटम, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, इसके बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो आई की अगर बात करें, इसकी वैल्यू है एम ई आर स्क्र, ये एम ई है, मास है ये, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगा, वेलोसिटी अपॉन रेडियस। बस क्या करना, आप पुट कर देना, जो भी रिलेशनशिप हमारे पास दे रखा है, एक आर कैंसल आउट हो गया, एम ई आर वी, ये हमारा ऑप्शन में है डी में, और राइट आंसर हमारा डी आ गया, है ना। वैल्यूज कुछ याद रख लेंगे, एक इंडेक्स बना लो अपना जिसमें सारे फार्मूलाज, स्पेशल कुछ ऐसी वैल्यूज हैं या किसी ने कुछ डिस्कवर किया है, वो एक दो पेजेस में अपना कुछ ऐसे इंडेक्स बना लो, लास्ट में की रिवीजन के काम आ जाता है। और वैसे भी जब भी आपको ये ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हो उस टाइम पे भी ज़रूरत पड़ जाती है, फिर आप न्यूमेरिकल बार बार सॉल्व करोगे तो फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा, शुरुआत में से रट्टा मारने की कोई नीड नहीं होती। नेक्स्ट, हु फाउंड आउट अबाउट ड्यूल बिहेवियर ऑफ अ मैटर। ये ड्यूल बिहेवियर है, ड्यूल नेचर है किसका, मैटर का, ये किसने पता लगाया था, ये पता लगाया डी ब्रॉगली ने, कि उसका दोनों पार्टिकल एंड वेव नेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ए प्योर सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड। आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ था ही नहीं वैसे तो, उसे हम किसका नाम दे देते हैं, एलिमेंट का नाम दे देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, इनमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है। तो इसमें से मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर, सुगर सोल्यूशन। अब ना होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो मिक्सचर है उसमें कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द मिक्सचर, जैसे शुगर सोल्यूशन में शुगर और पानी ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि यूनिफॉर्म दिखते हैं ना, तो उसे ही हम होमोजेनियस मिक्सचर का नाम दे देते हैं, बाकी सारे मिक्सचर में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बाकी जिसको भी लगता है नहीं है वीडियो अच्छा या कोई प्रॉब्लम है और, तो वो ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना, बट प्लीज़ ऐसे नेगेटिविटी ना फैलाएं। नेक्स्ट, द सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है हमें। तो जो भी यहाँ पे देखो, हमारे पास दो नॉन जीरोज हैं और उसके पहले वाली जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, तो दो नॉन जीरोज हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा, टू यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कौन से लॉ को इलस्ट्रेट करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास को, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को, कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक डेफिनेट प्रोपोर्शन आप पढ़ते हो, एक मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ते हो। देखो मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, एक तो इसमें चीज हम याद रखेंगे कि ऐसे कंपाउंड्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा या ऐसे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा जो एक से ज़्यादा कंपाउंड्स प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात करें, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना पा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना पा रहे हैं। ऑब्वियसली रेशियो जो है वो तो वेरी करेगा ना, फिक्स नहीं हो सकता वो रेशियो, तब तो फिर सेम ही चीज़ बनेगी, रेशियो वेरी करेगा, बट दो सिमिलर टाइप के रिएक्टेंट्स मिलकर डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं, वहीं पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल होता है। जैसे कि इस सिनेरियो में देखा है ना, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो हम सेम सिर्फ एक ही कोई प्रोडक्ट कंपाउंड बना सकते हैं, उनके लिए पहली बात ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, और इसमें क्या कहा जाता है, इस लॉ को डिफाइन करने के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली कहा जाता है कि भाई अगर रिएक्टेंट किसी एक का हमने क्या किया, मास को फिक्स कर दिया, तो दूसरे का ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है, और फिर वो जो दूसरा वाला कोई भी हमारा रिएक्टेंट है उस केस में भी वो फिक्स हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, और ये 2 होगा हमारा, अगर मैं इसे 2 कर दूंगी तो ये भी 2 हो जाएगा, तो उस केस में ये 4 हो जाएगा।
ऐसा कुछ हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है। बट वैलिड तभी होगा जब जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बना सकते हों, वहीं पे हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इससे कोई मतलब नहीं, हमें यही से बताना है, और दो नॉन जीरोज हैं उनके बीच का जीरो भी सिग्निफिकेंट ही होगा हमारा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 3 आ जाएगा। एंड आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट डिराइव्ड यूनिट। डिराइव किया गया है जिसे, ये तीनों तो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, टाइम की, डिस्टेंस की एंड वेट मास की, तो यहाँ पे जूल हमारी डिराइव्ड यूनिट आ जाती है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, उसका आंसर आपका मोल था। वैसे आपने एक बार उसमें पीडीएफ में चेक कर ही लिया होगा वो, बट अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका कमेंट्स में रिप्लाई दिया करो, कोई और फालतू फालतू नहीं, है ना। चलो, जो बाकी जितने भी लोग अप्रिशिएट करते हैं उनको थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।